छत्तीसगढ़ समसामयिकी 2025-26 के प्रीलिम्स मैराथन के पहले भाग में आपका स्वागत है। ये वर्ष छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है क्योंकि राज्य अपनी स्थापना की 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती मना रहा है। इस विशेष अवसर के कारण इस वर्ष की घटनाओं, योजनाओं और घोषणाओं से परीक्षा में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। यह सत्र एक रैपिड रिवीजन सत्र है जिसका एकमात्र उद्देश्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हर महत्वपूर्ण तथ्य को विस्तार से कवर करना है। हमारा लक्ष्य होगा कि कोई भी प्रश्न न छूटे। हम हर तथ्य को गहराई से समझेंगे और उसे याद रखने का प्रयास करेंगे। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम 4 मुख्य खंडों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिनसे सीधे प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। सबसे पहले हम राज्य की रजत जयंती और भविष्य की दिशा तय करने वाले विजन 2047 दस्तावेज को समझेंगे। दूसरा खंड नवा रायपुर पर केंद्रित होगा, जहां हो रहे ढांचागत विकास से जुड़े आंकड़े सीधे परीक्षा में आते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण खंड होगा बजट 2025-26, जिसके आंकड़े, थीम और आवंटन प्रीलिम्स के लिए अनिवार्य हैं। और अंत में हम कृषि और किसान कल्याण से संबंधित उन योजनाओं और तथ्यों को कवर करेंगे जो राज्य की 70% आबादी को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को विस्तार से देखते हैं। तो चलिए पहले ब्लॉक से शुरू करते हैं, रजत जयंती और विजन 2047। ध्यान दीजिए, ये खंड इस वर्ष की परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल वर्तमान उत्सवों से जुड़ा है बल्कि छत्तीसगढ़ के अगले 25 वर्षों के भविष्य की नींव भी रखता है। यहाँ से आपको तिथियां, आंकड़े और मिशन के नाम सीधे तथ्य आधारित प्रश्नों के रूप में देखने को मिलेंगे। हर बिंदु को ध्यान से नोट करें। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है और इस उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ से पहला महत्वपूर्ण तथ्य है इसकी अवधि। परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे याद रखने की एक बहुत सरल ट्रिक है। 25 साल पूरे होने पर महोत्सव 25 सप्ताह तक चलेगा। 25 साल 25 सप्ताह। अब इसकी तिथियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यह स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2025 से शुरू होगा और अगले वर्ष 6 फरवरी 2026 तक चलेगा। तो 3 बातें याद रखनी है। रजत जयंती महोत्सव, अवधि 25 सप्ताह और शुरुआत 15 अगस्त 2025 से। यह अवधि राज्य के विकास की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाने के लिए चुनी गई है। अब समारोह से जुड़े उन तथ्यों पर आते हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले उद्घाटन की तिथि। उद्घाटन राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2025 को होगा और मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। समापन समारोह ठीक 4 दिन बाद 5 नवंबर 2025 को होगा और इसके मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन। ये दोनों नाम और तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आयोजन का स्थान भी याद रखें, रायपुर का साइंस कॉलेज ग्राउंड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, इस महोत्सव की थीम है ज्ञान पर आधारित 25 वर्षों का विकास। यह ज्ञान शब्द इस साल के लिए एक कीवर्ड है। जैसा कि हम आगे बजट में देखेंगे, पिछले साल की बजट थीम भी ज्ञान थी। यह सरकार के ज्ञान आधारित विकास के दृष्टिकोण को दर्शाता है। रजत जयंती के साथ ही राज्य ने अपने भविष्य का रोड मैप भी जारी किया है। इस दस्तावेज का नाम है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन एट 2047। यह राज्य का अमृतकाल विजन है। यहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, अंजोर शब्द। यह छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रकाश या उजाला। यह एक उज्ज्वल भविष्य का प्रतीक है। दूसरा, और यह प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस दस्तावेज को किसने तैयार किया है। इसे राज्य नीति आयोग ने तैयार किया है। इसे याद कर लीजिए, अंजोर विजन किसने बनाया? राज्य नीति आयोग ने। केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर राज्य का ये थिंक टैंक भविष्य की नीतियां बनाने का कार्य करता है। अब इस विजन के सबसे बड़े और सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य पर आते हैं और ये आंकड़ा परीक्षा में सीधे पूछा जा सकता है। विजन 2047 का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। जीएसडीपी सरल शब्दों में राज्य की कुल आर्थिक आय है। ये लक्ष्य वर्तमान जीएसडीपी से लगभग 15 गुना की विशाल वृद्धि का है। यह आंकड़ा आपको कंठस्थ होना चाहिए, 75 लाख करोड़ रुपए। इसे कहीं लिख लीजिए, 75 लाख करोड़। यह अंजोर विजन का प्रमुख आर्थिक लक्ष्य है। अब 75 लाख करोड़ जैसे विशाल लक्ष्य को एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता।
इसलिए इस विजन को 3 चरणों में बांटा गया है ताकि प्रगति को मापा जा सके और योजना को सही दिशा दी जा सके। पहला चरण है लघु काल, जिसके लक्ष्य वर्ष 2030 तक पूरे करने हैं। दूसरा चरण है मध्यकाल, जिसके लक्ष्य 2035 तक हासिल करने हैं। और तीसरा और अंतिम चरण है दीर्घकाल, जिसमें 2047 तक सभी अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। तो टाइमलाइन क्या है? 2030, 2035 और 2047। ये एक चरणबद्ध और यथार्थवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। विजन 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुल 10 मिशन बनाए गए हैं। ये 10 मिशन इस विजन के 10 स्तंभ हैं। परीक्षा में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इन 10 के नाम पर एक नज़र डालना जरूरी है। जैसे हरिहर छत्तीसगढ़ मिशन का उद्देश्य राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग हब का लक्ष्य राज्य को एक औद्योगिक केंद्र बनाना है। कृषि उन्नति मिशन किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को आधुनिक बनाने पर केंद्रित है। वनधन मिशन का उद्देश्य वनोपज पर आधारित आजीविका को बढ़ावा देना है। आपको सभी 10 मिशनों के नाम याद होने चाहिए: स्वस्थ छत्तीसगढ़, राज्य अधोसंरचना, पर्यटन एवं संस्कृति, हरिहर छत्तीसगढ़, मैन्युफैक्चरिंग हब, IT मिशन, कृषि उन्नति, गुड गवर्नेंस, उत्तम शिक्षा और वनधन मिशन। अंजोर विजन सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं करता, ये मानव विकास पर भी उतना ही केंद्रित है। इसके सामाजिक लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं और वैश्विक मानकों के बराबर हैं। जैसे जीवन प्रत्याशा को वर्तमान के 68 वर्ष से बढ़ाकर 84 वर्ष से अधिक करना, जो कि विकसित देशों के बराबर है। मात्र मृत्यु दर यानी MMR को प्रति लाख पर 137 से घटाकर 10 से नीचे लाना, ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर यानी IMR को प्रति 1000 पर 38 से घटाकर 5 से कम करना और साक्षरता दर को लगभग 100% यानी 99.9% तक ले जाना। ये आंकड़े दिखाते हैं कि विजन का उद्देश्य एक स्वस्थ, शिक्षित और लंबा जीवन जीने वाले समाज का निर्माण करना है। GSDP के 75 लाख करोड़ के लक्ष्य को अगर हम क्षेत्रवार देखें तो भविष्य की तस्वीर और साफ होती है। सबसे ज्यादा वृद्धि का लक्ष्य सेवा क्षेत्र यानी सर्विसेज सेक्टर में रखा गया है, 27 गुना। इसके बाद उद्योग क्षेत्र में 11.5 गुना और कृषि क्षेत्र में 11 गुना वृद्धि का लक्ष्य है। ये क्रम बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा सेवा, फिर उद्योग और फिर कृषि। इसका अर्थ है कि भविष्य में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व सेवा क्षेत्र करेगा, जिसमें IT, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं शामिल हैं। ये एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन का स्पष्ट संकेत है। चलिए इस ब्लॉक से एक संभावित प्रीलिम्स प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विजन एट 2047 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, GSDP का लक्ष्य 75 लाख करोड़ रुपए है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे राज्य नीति आयोग ने तैयार किया है। यह भी सही है। तीसरा, लक्षित साक्षरता दर 99.9% है। यह भी सही है। चौथा, सेवा क्षेत्र के GSDP को 15 गुना बढ़ाने का लक्ष्य है। ये कथन गलत है। जैसा हमने अभी देखा, सेवा क्षेत्र में 27 गुना वृद्धि का लक्ष्य है, न कि 15 गुना। 15 गुना तो कुल GDP का लक्ष्य है। इस तरह के छोटे अंतरों पर ध्यान देना परीक्षा में बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अपने दूसरे ब्लॉक की ओर बढ़ते हैं, नवा रायपुर में हो रही ढांचागत क्रांति। नवा रायपुर को एक भविष्य के शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है और यहाँ बन रही इमारतें और संस्थान न केवल राज्य के लिए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण हैं। इनकी लागत, क्षेत्र और विशेषताओं से जुड़े आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए एक एक कर इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र के नए मंदिर यानी नए छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन की। यहाँ से 3 से 4 सीधे तथ्य बनते हैं। पहला, ये कहाँ स्थित है? ये नवा रायपुर के सेक्टर 19 में है। दूसरा, इसकी लागत कितनी है? कुल लागत 324 करोड़ रुपए है। तीसरा, ये कितने क्षेत्र में फैला है? ये 51 एकड़ के विशाल परिसर में बना है। और चौथा, इसका लोकार्पण कब होगा? इसका लोकार्पण भी राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। तो ये आंकड़े याद कर लीजिए, सेक्टर 19, लागत 324 करोड़ और क्षेत्र 51 एकड़। इस नए भवन की वास्तुकला में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। इसका डिजाइन दिल्ली के नए भारतीय संसद भवन से प्रेरित है, जो इसे एक राष्ट्रीय पहचान देता है। वहीं इसकी दीवारों पर छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है।
यहाँ गोंड और भील चित्रकला के साथ साथ बस्तर की विश्व प्रसिद्ध घड़वा कला का भी उपयोग किया गया है। ये भवन भविष्य के लिए भी तैयार है। ये एक ग्रीन बिल्डिंग है जिसमें सोलर प्लांट और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था है, और ये पूरी तरह से पेपरलेस होगा, जो इसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाता है। यहाँ तक कि फर्नीचर में भी बस्तर की सागौन लकड़ी का उपयोग कर स्थानीयता को सम्मान दिया गया है। आइए पुराने और नए विधानसभा भवन की एक त्वरित तुलना करें। इससे विकास का पैमाना स्पष्ट हो जाएगा। पुराना भवन मात्र 10 एकड़ में था, जबकि नया भवन उससे 5 गुना से भी बड़ा 51 एकड़ में है। पुराना भवन एक अस्थायी व्यवस्था थी जो 2000 में बनी थी, जबकि नया एक स्थायी और भव्य संरचना है जो अगले 100 वर्षों की जरूरतों को पूरा करेगी। डिजाइन में भी जमीन आसमान का अंतर है। एक सामान्य ऑफिस बिल्डिंग की तुलना में अब एक राष्ट्रीय प्रतीक जैसी संसद से प्रेरित इमारत है। ये सिर्फ एक इमारत का बदलना नहीं, बल्कि एक नए महत्वाकांक्षी छत्तीसगढ़ का प्रतीक है। नवा रायपुर की अगली महत्वपूर्ण संरचना है शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय। इसका नाम और स्थान दोनों महत्वपूर्ण हैं। ये नवा रायपुर के सेक्टर 24 में स्थित है। इसकी लागत 50 करोड़ रुपए और क्षेत्र 9.75 एकड़ है। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इसे राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय बनाता है, वो ये है कि यह देश का पहला पूर्णतया डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। इस लाइन को याद कर लीजिए। भारत का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम कहाँ है? नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में। यह संग्रहालय सिर्फ नाम का डिजिटल नहीं है, इसमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया गया है, जैसे प्रोजेक्शन मैपिंग, जिसके द्वारा दीवारों पर ही विद्रोहों की कहानियों को जीवंत किया जाता है। साथ ही AI फोटो बूथ जैसी मजेदार तकनीकें भी हैं। इसमें ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ के 14 प्रमुख आदिवासी विद्रोहों का वर्णन है, जो इसे ज्ञान का केंद्र बनाता है। इसके साथ ही एक पुस्तक आदि शौर्य का भी विमोचन किया गया, जो इन नायकों जैसे वीर नारायण सिंह और गुंडाधुर की गाथाओं का दस्तावेजीकरण करती है। यह संग्रहालय इतिहास को भविष्य की तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नवा रायपुर अब केवल एक प्रशासनिक केंद्र नहीं, बल्कि शिक्षा और प्रौद्योगिकी का एक राष्ट्रीय हब बन रहा है। देखिए कैसे। यहाँ राज्य का पहला और देश का 18वां NIFT कैंपस स्थापित हो रहा है। फैशन टेक्नोलॉजी का ये प्रतिष्ठित संस्थान 271 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी NFSU का कैंपस भी यहीं स्थापित हो रहा है, जिसकी लागत 268 करोड़ है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कदम है 1143 करोड़ रुपए की लागत से लग रहा सेमीकंडक्टर प्लांट। और भविष्य की तकनीक यानी AI के लिए राज्य का पहला AI डेटा सेंटर पार्क भी नवा रायपुर के सेक्टर 22 में स्थापित किया गया है। ये सभी परियोजनाएं मिलकर नवा रायपुर को एक नॉलेज सिटी के रूप में स्थापित कर रही हैं। चलिए अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक पर आते हैं, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26। किसी भी प्रीलिम्स परीक्षा में बजट से सीधे सीधे 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। बजट का आकार, राजकोषीय घाटा, थीम और प्रमुख योजनाओं का आवंटन। हम इसके हर महत्वपूर्ण तथ्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। बजट से जुड़ा सबसे पहला और सबसे सीधा प्रश्न होता है उसका कुल आकार। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ का कुल बजट है 1,65,000 करोड़ रुपए। इस आंकड़े को याद कर लीजिए, 1.65 लाख करोड़। ये पिछले वर्ष के बजट से 12% अधिक है। तो दो आंकड़े यहाँ महत्वपूर्ण हैं, कुल आकार 1.65 लाख करोड़ रुपए और वृद्धि दर 12%। ये दोनों परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर बजट की एक थीम होती है जो सरकार की दिशा बताती है। पिछले वर्ष की थीम थी ज्ञान, GYAN, जो सामाजिक कल्याण पर केंद्रित थी। G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। इस वर्ष सरकार ने उस नींव पर विकास को गति देने के लिए थीम को गति में बदल दिया है। गति का अर्थ है G से गुड गवर्नेंस, A से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। यह GYAN से GAT में परिवर्तन एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है। सामाजिक कल्याण से आर्थिक विकास और सुशासन की ओर एक स्पष्ट फोकस।
अब बजट की कुछ तकनीकी मगर बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हैं। अनुमानित जीएसडीपी है 6,35,918 करोड़ रुपए। अब सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है राजकोषीय घाटा, जो जीएसडीपी का 2.97% अनुमानित है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि एफआरबीएम अधिनियम के तहत इसे 3% से कम होना चाहिए और ये उस सीमा के भीतर है। ये राज्य के अच्छे वित्तीय प्रबंधन का संकेत है। तीसरा आंकड़ा है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो 26,341 करोड़ रुपए है। ये कुल बजट का 16% है। पूंजीगत व्यय वो खर्च है जो सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी संपत्ति बनाने में लगता है, इसलिए इसका बढ़ना भविष्य के विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब देखते हैं कि वर्तमान में राज्य की अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है। जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान उद्योग क्षेत्र का है, 48%। इसके बाद सेवा क्षेत्र का 35% और कृषि का 17% योगदान है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि छत्तीसगढ़ मूल रूप से एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था है, जिसमें खनन और विनिर्माण की प्रमुख भूमिका है। अब इसे विजन 2047 से जोड़कर देखिए, जहां भविष्य में सेवा क्षेत्र को सबसे तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य है। यह वर्तमान औद्योगिक आधार से भविष्य की सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की योजना को दर्शाता है। यह क्रम याद रखें: वर्तमान में उद्योग, सेवा, कृषि। बजट का आवंटन सरकार की असली प्राथमिकताओं को दिखाता है। इस वर्ष सबसे ज्यादा बजट शिक्षा विभाग को मिला है, कुल बजट का 12%। यह मानव संसाधन विकास पर जोर को दर्शाता है। दूसरे स्थान पर है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिसे 10% मिला है, जो राज्य की बड़ी ग्रामीण आबादी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरे स्थान पर कृषि विभाग है, जिसे 8% बजट मिला है। यह दिखाता है कि सरकार की 3 मुख्य प्राथमिकताएं हैं: शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि। अब हम अपने अंतिम ब्लॉक पर आते हैं, कृषि एवं किसान कल्याण। जैसा हमने अभी देखा कि कृषि विभाग को बजट में तीसरा सबसे बड़ा आवंटन मिला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और यह क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों की धुरी है। ये आंकड़ा कृषि के महत्व को समझने के लिए काफी है, 70%। छत्तीसगढ़ की लगभग 70% आबादी अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसका मतलब है कि राज्य की खुशहाली सीधे तौर पर किसानों की खुशहाली से जुड़ी है। यही कारण है कि कृषि से जुड़ी नीतियां और योजनाएं हमेशा सरकार के फोकस में रहती हैं। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है धान खरीदी। यहाँ से 3 महत्वपूर्ण आंकड़े निकलते हैं। पहला, खरीदी का लक्ष्य। खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, जो अब तक का सबसे बड़ा लक्ष्य है। दूसरा, भुगतान की दर। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। ये 3100 रुपये कैसे बनते हैं? ये कृषक उन्नति योजना के तहत दिए जाते हैं, जिसमें केंद्र सरकार के एमएसपी और राज्य सरकार का बोनस दोनों शामिल होता है। और तीसरा, भुगतान का तरीका। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। तो याद रखें, लक्ष्य 160 एलएमटी और दर 3100 रुपये प्रति क्विंटल। धान खरीदी के अलावा भी किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। पहली, 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंपों के लिए मुफ्त बिजली। इससे किसानों की खेती की लागत में सीधी कमी आती है। दूसरी, सिंचाई क्षमता का विस्तार। इसका लक्ष्य इसे 8.48 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, ताकि किसान मानसून पर कम निर्भर रहें। और तीसरी, टोकन तुनहरहथ मोबाइल ऐप। ये एक डिजिटल क्रांति है, जिससे किसान घर बैठे धान बेचने का टोकन ले सकते हैं और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। ये पारदर्शिता और सुगमता को बढ़ाता है। अगले भाग में हम जनजातीय विकास, नक्सल नीति, सामाजिक योजनाएं, पर्यटन, पर्यावरण और कनेक्टिविटी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण प्रीलिम्स तथ्य तेज रिवीजन शैली में समझेंगे। प्रीलिम्स मैराथन के अगले भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां हम जनजातीय विकास, नक्सल नीति, सामाजिक योजनाएं, पर्यटन, पर्यावरण और कनेक्टिविटी से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्यों का तेज रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन से, जनजातीय कल्याण और नक्सल नीति। देखिए, ये वो टॉपिक है जहां से हर साल प्रीलिम्स में सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो यहाँ जो भी फैक्ट्स और आंकड़े बताए जाएंगे, उन पर पूरा ध्यान देना है।
हम उन योजनाओं और नीतियों को गहराई से समझेंगे जो छत्तीसगढ़ के, खासकर बस्तर जैसे इलाकों की पूरी तस्वीर बदल रही हैं। सबसे पहली योजना है नियाद निल्ला नार। अब प्रीलिम्स में योजनाओं के नाम और उनके मतलब से जुड़े सवाल अक्सर आते हैं। तो नियाद निल्ला नार, जो कि गोंडी बोली का एक शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है आपका अच्छा गांव। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरा मिशन है। मिशन उन दूर दराज के दुर्गम आदिवासी इलाकों तक सरकार और विकास को पहुंचाने का, जहां पहले बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करता था। तो इस योजना का मूल उद्देश्य एकदम साफ है, अंतिम व्यक्ति तक शासन की पहुंच पक्की करना। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा दिख रहा है, 5 किलोमीटर, ये इस योजना का सबसे जरूरी पहलू है। और यहां से एक सीधा एमसीक्यू बन सकता है। अगर सवाल पूछा जाए कि नियाद निल्ला नार योजना का केंद्र बिंदु क्या है, तो याद रखिए इसका केंद्र है सुरक्षा शिविर यानी सिक्योरिटी कैंप्स। इन्हीं सुरक्षा शिविरों के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर इस योजना को लागू किया जा रहा है। ये 5 किलोमीटर का रेडियस बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसे एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इसके पीछे की रणनीति है विकास और सुरक्षा को एक साथ लेकर चलना। जहां सुरक्षा है, वहीं विकास की गारंटी भी दी जा रही है। तो सवाल उठता है कि उस 5 किलोमीटर के दायरे में होगा क्या? इस स्लाइड का नंबर 25 इसी सवाल का जवाब है। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है 25 बुनियादी सुविधाओं का सैचुरेशन हासिल करना। अब यह सैचुरेशन या संतृप्ति शब्द का क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार इन 25 सुविधाओं से छूटना नहीं चाहिए, मतलब 100% कवरेज। इन सुविधाओं में राशन कार्ड से लेकर आयुष्मान कार्ड, बच्चों का स्कूल में एडमिशन, आंगनबाड़ी की सुविधाएं, बिजली, पानी, हर जरूरी चीज शामिल है। चलिए अब देखते हैं कि जो लोग मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। नई आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही स्पष्ट है। पहला कदम, जैसे ही कोई सरेंडर करता है उसे 25,000 रुपए की तत्काल आर्थिक मदद दी जाती है। दूसरा कदम, उसे समाज में फिर से स्थापित होने के लिए समय और सहारा दिया जाता है और इसके लिए 3 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलता है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है आवास और स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था करना, ताकि वो एक सम्मानजनक जीवन जी सके और रोजगार से जुड़ सके। और इस पुनर्वास की पूरी प्रक्रिया को एक बहुत ही सार्थक नाम दिया गया है, पूना नरकोम। गोंडी भाषा में इसका अर्थ है नई सुबह। ये सिर्फ एक योजना का नाम नहीं है, ये एक सोच है, एक वादा है कि जो भी हिंसा का रास्ता छोड़कर वापस आएगा, सरकार उसके जीवन में पुनर्वास के जरिए एक नई सुबह लाएगी। ये नाम खुद ही इस पहल की सकारात्मक और मानवीय सोच को दिखाता है। अब बात करते हैं बस्तर में हो रहे एक बहुत बड़े सकारात्मक बदलाव की, बस्तर ओलंपिक 2025। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक खेल का आयोजन नहीं है, बल्कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों में युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी एनर्जी को एक पॉजिटिव दिशा देने की एक बहुत बड़ी और सफल कोशिश है। ये आंकड़ा इस पहल की जमीनी स्तर पर लोकप्रियता और स्वीकार्यता का सबसे बड़ा सबूत है। अच्छा, परीक्षा के नजरिए से देखें तो शुभंकर यानी मैस्कॉट हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो बस्तर ओलंपिक 2025 के शुभंकर कौन है? वो है वन भैंसा और पहाड़ी मैना। जैसा कि हम जानते हैं, वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है और पहाड़ी मैना राजकीय पक्षी। तो इन दोनों को शुभंकर बनाना एक तरह से राज्य की पहचान और उसकी जैव विविधता का सम्मान करना भी है। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब सुरक्षा के बुनियादी ढांचे पर एक बहुत जरूरी अपडेट। छत्तीसगढ़ अब जंगल वॉरफेयर में अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर रहा है। पहला कॉलेज तो कांकेर में पहले से ही स्थापित है, जो देश के सबसे बेहतरीन संस्थानों में गिना जाता है। और अब 2025 में दूसरे कॉलेज की घोषणा की गई है, जो बीजापुर की कोरेगुड़ पहाड़ियों में स्थापित होगा। ये एक कंपैरेटिव फैक्ट है जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कहाँ? कांकेर में, और दूसरा नया वाला कहाँ? बीजापुर में। ये राज्य की सुरक्षा रणनीति में एक बहुत बड़ा विस्तार है। चलिए इस सेक्शन के सबसे जरूरी फैक्ट्स को एक बार तेजी से दोहराते हैं ताकि वो दिमाग में बैठ जाएं। नियाद निल्ला नार कीवर्ड क्या है? 5 किलोमीटर का दायरा और 25 सुविधाएं। पूना नारकोम, इसका मतलब नई सुबह। बस्तर ओलंपिक, याद रखने वाला आंकड़ा 3 लाख से ज्यादा प्रतिभागी। इसके शुभंकर, वन भैंसा और पहाड़ी मैना। और दूसरा जंगल वॉरफेयर कॉलेज बीजापुर। बस ये 5 फैक्ट्स इस पूरे सेक्शन का सार हैं।
ठीक है, जनजातीय कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे ब्लॉक में आ रहे हैं, सामाजिक योजनाएं और विकास। यहाँ हम उन कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करेंगे जो सीधे सीधे आम आदमी के जीवन पर असर डालती हैं और जिनसे परीक्षा में आंकड़ों पर आधारित सवाल पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सामाजिक योजनाओं में इस समय सबसे चर्चित योजना है महतारी वंदन योजना। ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस स्लाइड से आपको 2 सबसे जरूरी आंकड़े याद रखने हैं जो सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। पहला, हर पात्र महिला को महीने में कितनी सहायता राशि मिलती है? जवाब है 1000 रुपए। और दूसरा, इस योजना के लिए कुल बजट कितना रखा गया है? 5500 करोड़ रुपए। ये दोनों आंकड़े इस योजना के बड़े पैमाने को साफ साफ दिखाते हैं। अगला फोकस है आवास यानी हाउसिंग सेक्टर पर। राज्य में सबके लिए घर का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक दोहरी रणनीति पर काम हो रहा है। एक तरफ है केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। लेकिन जहां किसी भी वजह से PMAY का लाभ नहीं मिल पाता, उस गैप को भरने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना एक पूरक के तौर पर काम करती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद परिवार घर के अधिकार से वंचित न रह जाए। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर पर, और यहाँ हम भविष्य के लक्ष्यों की बात करेंगे। राज्य के विजन 2047 डॉक्यूमेंट में स्वास्थ्य के लिए कुछ बहुत ही स्पष्ट और महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे गए हैं। इनको याद रखना बहुत आसान है। पहला, मातृ मृत्यु दर यानी MMR को 10 से नीचे लाना, और दूसरा, शिशु मृत्यु दर यानी IMR को 5 से नीचे लाना। 10 और 5 ये 2 मैजिक नंबर हैं जिन्हें आपको याद रखना है। इसके अलावा पोषण सुधार के लिए फोर्टिफाइड न्यूट्रिशन और कुपोषण को जड़ से खत्म करने के लिए मूंगा पहर पर खास जोर दिया गया है। ये आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सामाजिक विकास के बाद अब हम छत्तीसगढ़ की आत्मा में उतरते हैं। इसकी समृद्ध संस्कृति, पर्यटन की अपार संभावनाएं और बहुमूल्य पर्यावरण। चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र में हाल ही में क्या महत्वपूर्ण विकास हुए हैं जिन्होंने राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। छत्तीसगढ़ को हाल के दिनों में कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मान्यताएं मिली हैं। यहाँ 3 प्रमुख बातें हैं जिन्हें याद रखना है। पहली, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, धुड़म्ब्रास को UNWTO की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम सूची के लिए अपग्रेड किया गया है। और तीसरी, राम वन गमन पथ एक प्रमुख धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन सर्किट के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए ये एक ऐतिहासिक खबर है। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इससे जुड़े 3 फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला, ये भारत का 56वां टाइगर रिजर्व है। दूसरा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का 4था टाइगर रिजर्व है। और तीसरा, ये क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 3रा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। 56, 4 और 3 ये तीनों नंबर प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये रहा एक और लैंडमार्क फैक्ट जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कोपरा जलाशय। इसे छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं, रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां यानी वेटलैंड्स होती हैं, और पहला होने के नाते कोपरा जलाशय का नाम अब हमेशा याद रखा जाएगा। चलिए अब वर्ष 2025 के पुरस्कारों और सम्मानों पर एक नज़र डालते हैं, जहां से मैच द फॉलोइंग या सही जोड़ी मिलाओ वाले सवाल बन सकते हैं। इस साल कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री रेसिपिएंट नेम जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वहीं राज्य अलंकरण सम्मानों की बात करें तो अवॉर्डी नेम जी को साहित्य के क्षेत्र में अवॉर्ड नेम सम्मान प्रदान किया गया है। इन प्रमुख नामों और उनके क्षेत्रों को याद रखना आवश्यक है। संस्कृति और पर्यावरण के बाद अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, जो किसी भी राज्य के आधुनिक विकास की रीढ़ होता है, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हम रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्रों की उन बड़ी परियोजनाओं को देखेंगे जो छत्तीसगढ़ की आर्थिक तस्वीर को बदलने की क्षमता रखती हैं। राज्य में कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने के लिए कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। रेल कनेक्टिविटी की बात करें तो खरसिया नवा रायपुर रेल लाइन और रावघाट जगदलपुर रेल लाइन पर केशकाल घाटी में बन रही सुरंग, ये दोनों ही खनिज परिवहन और यात्री सुविधा को क्रांतिकारी रूप से बदल देंगी।
वहीं सड़क मार्ग पर रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारा और केशकाल के पास बन रही 2.79 किलोमीटर लंबी हाईवे सुरंग ये दोनों यात्रा के समय को बहुत कम करके व्यापार को गति देंगी। ऊर्जा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ अब नवीकरणीय ऊर्जा की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। यहाँ 2 बड़े अपडेट हैं। पहला, सौर नीति को उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है, जिसका मतलब है कि अब सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स को भी उद्योगों की तरह ही लाभ और प्रोत्साहन मिलेंगे। और दूसरा, राज्य का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये धमतरी के मुरुम सिल्ली बांध में लगाया जाएगा। तो ये था हमारा विस्तृत विश्लेषण। चलिए अब परीक्षा से ठीक पहले के लिए इस पूरी मैराथन में शामिल सभी विषयों का एक अंतिम सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। अपनी पूरी एकाग्रता को यहाँ केंद्रित करें। नियाद नेला नार 5 किलोमीटर 25 सुविधाएं। दूसरा, जंगल वारफेयर कॉलेज बीजापुर। महतारी वंदन 1000 रुपये प्रति माह। स्वास्थ्य लक्ष्य MMR 10 से कम, IMR 5 से कम। टाइगर रिजर्व देश का 56वां। गुरु घासीदास। रामसर साइट कोपरा जलाशय। रेल सुरंग रावघाट जगदलपुर लाइन। फ्लोटिंग सोलर मुरुम सिल्ली बांध धमतरी। यदि ये प्रीलिम्स मैराथन आपके अंतिम रिवीजन में सहायक रही हो तो इसे बार बार सुनें और तथ्य याद पक्के करें।